Good afternoon, students. Today we are going to discuss measurement of toxicity and calculations and methods of adjusting isotonicity. Methods of adjusting tonicity में हमारे पास दो क्लासेस आती हैं broadly. One is cryoscopic method. Second is sodium chloride equivalent method. जो फर्स्ट क्लास है उसमें दोनों ही मेथड्स में आपने सोडियम क्लोराइड ऐड करना है और साथ में आपने उसका डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, जो कि एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी वो होती है जो उसके कंसंट्रेशन पे डिपेंड करती है, किसी भी सब्सटेंस की उस पे डिपेंड करेंगी। क्लास 2 में आते हैं हमारे पास दो मेथड्स, वाइट विंसेट मेथड एंड स्प्राउल्स मेथड। वाइट विंसेट और स्प्राउल्स मेथड दोनों में ही हम क्या करते हैं, क्लास 1 में हमने सोडियम क्लोराइड ऐड करना है, लेकिन क्लास 2 में हमने वाटर ऐड करके अपना जो सोल्यूशन है, जो टेस्ट सोल्यूशन है, उसको आइसोटोनिक बनाना है। फर्स्ट मेथड जो कि बेस्ड है फ्रीजिंग पॉइंट डेटा पे। फ्रीजिंग पॉइंट क्या है? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, जस्ट लाइक ऑस्मोटिक प्रेशर। और ब्लड और प्लाज्मा का जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो होता है 0.52 डिग्री सेंटीग्रेड। कोई भी सॉल्यूशन जो इस टेम्परेचर पे -0.52 डिग्री सेंटीग्रेड पे फ्रीज कर जाए, वो हमारे ब्लड, प्लाज्मा, टीयर्स या बॉडी फ्लूइड से आइसोटोनिक माना जाएगा। ये एक फॉर्मूला है फर्स्ट मेथड में। किस तरह से हम निकाल सकते हैं कि हमें कितना अमाउंट ऑफ सोडियम क्लोराइड डालना है कि हमारे पास एग्जैक्ट जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो उतने पे वो फ्रीज कर जाए, मतलब वो सॉल्यूशन जो है वो आइसोटोनिक हो जाए। फॉर्मूला सेज percentage weight by volume of adjusting substance needed is equal to 0.52 minus A upon B. इसमें A क्या है? फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ अनएडजस्टेड सॉल्यूशन, मतलब वो सॉल्यूशन जो हमें दिया गया है, हमें उसका फ्रीजिंग पॉइंट पता है, लेकिन हमें कितना NaCl डालना है वो कैसे कैलकुलेट करेंगे? B से। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 1% सोल्यूशन ऑफ एडजस्टिंग सब्सटेंस, इसमें एडजस्टिंग सब्सटेंस भी सोडियम क्लोराइड ही है, तो उसका 1% का फ्रीजिंग पॉइंट कितना है, उसकी वैल्यू डाल के हमारे पास एक परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम की क्वांटिटी आ जाएगी। ये मेथड हमने पहले कर लिया है, क्रायोस्कोपिक मेथड। उसके बाद सेकेंड मेथड था हमारे पास सोडियम क्लोराइड इक्विवेलेंट मेथड। सोडियम क्लोराइड इक्विवेलेंट में फिर से हमने कंसंट्रेशन निकालनी है सोडियम क्लोराइड की, ताकि हम उसकी आइसोटोनिसिटी एडजस्ट कर सकें। उसका फॉर्मूला क्या है हमारे पास? 0.9 माइनस परसेंटेज स्ट्रेंथ ऑफ मेडिकामेंट सोल्यूशन इनटू NaCl इक्विवेलेंट ऑफ मेडिकामेंट। अब इसमें परसेंटेज स्ट्रेंथ हमें पता है कि कुछ गिवन होगी कि ये 3% है या 0.5% है या 1% है, लेकिन NaCl इक्विवेलेंट क्या है? NaCl इक्विवेलेंट हमारे पास उतने ग्राम ऑफ सोडियम क्लोराइड है जो हम उस सब्सटेंस में डालेंगे या उस सैंपल सॉल्यूशन में डालेंगे, ताकि हमारे पास एक आइसोऑस्मोटिक या आइसोटोनिक सॉल्यूशन बन जाए। मतलब हमने कितना सोडियम क्लोराइड डालना है एज कंपेयर टू 1 ग्राम ऑफ ड्रग, जो हमारे पास एक आइसोऑस्मोटिक सॉल्यूशन बना दे। अगर यहाँ से हम पढ़ें, the grams of sodium chloride that will produce the same osmotic effect as 1 gram of that drug. 1 ग्राम उस ड्रग की ने जो उसमें ऑस्मोटिक इफेक्ट दिखाना है, वही इफेक्ट सोडियम क्लोराइड दिखाएगा, लेकिन कुछ अलग क्वांटिटी में। वो कितनी होगी वो हम पीछे जो फॉर्मूला था उससे कैलकुलेट करेंगे। जैसे एग्जांपल है इसमें, अब हम यहाँ पे देखते हैं सोडियम क्लोराइड इक्विवेलेंट फॉर KCl। KCl 1 ग्राम अगर हम KCl लेते हैं तो उसमें अगर हम 0.76 ग्राम ऑफ NaCl लेते हैं
तो दोनों का सोल्यूशन जो है वो आइसोऑस्मोटिक होगा, मतलब 1 ग्राम NaCl सॉरी 1 ग्राम KCl का सोल्यूशन और 0.76 NaCl का सोल्यूशन जो है वो दोनों एक ही कंसंट्रेशन के माने जाएंगे, क्योंकि उनका ऑस्मोटिक प्रेशर सेम होगा, मतलब दे विल बी आइसोऑस्मोटिक या आइसोटोनिक टू ईच अदर, नॉट टू बॉडी फ्लूइड्स। जो हमारी बॉडी के फ्लूइड्स हैं उनका जो आइसोटोनिसिटी है वो अलग है। तो इस तरह से हम इसमें से अमाउंट ऑफ NaCl निकाल सकते हैं। और जो E वैल्यू है दैट इज सोडियम क्लोराइड इक्विवेलेंट, वो हर एक कंपाउंड की, मतलब सोडियम क्लोराइड की ही बात करें तो उसकी एक पर्टिकुलर वैल्यू है हर एक कंपाउंड के लिए, मतलब KCl के लिए 0.76 ग्राम है, लेकिन KCl की जगह हम कुछ और लेंगे तो वो वैल्यू अलग हो जाएगी, बोरिक एसिड के लिए वो कुछ और होगी। ये एक एग्जाम्पल है जिसमें हमने इसकी अमाउंट ऑफ NaCl कितना चाहिए टू मेक 0.5% KCl। अब हमें सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन बताई गई है, इट इज 0.5%, और सोडियम क्लोराइड इक्विवेलेंट फॉर KCl अभी हमने पढ़ा 0.576%। तो इस फॉर्मूले में अगर हम डालते हैं अमाउंट ऑफ KCl रिक्वायर्ड इज 0.9 माइनस परसेंटेज ऑफ ड्रग इनटू E। E हमें पता है 0.9 एक कांस्टेंट है, परसेंटेज ऑफ ड्रग हमें क्वेश्चन में दी गई है 0.5%। तो इससे हमारे पास जब हम कैलकुलेट करते हैं तो आ जाता है 0.52 ग्राम्स। 0.52 ग्राम्स, इसका मतलब ये है कि अगर हम 0.52 ग्राम NaCl डालते हैं 0.5% KCl सोल्यूशन में, तो वो आइसोटोनिक हो जाएगा। किससे आइसोटोनिक होगा? हमारी बॉडी फ्लूइड के साथ, मतलब ब्लड प्लाज्मा के साथ। हमने कैलकुलेट किया, पहले हमने बात की कि सोडियम क्लोराइड और जो KCl है वो आपस में कब आइसोऑस्मोटिक हो जाते हैं, जब हमें ये पता चल जाएगा कि x ग्राम ऑफ सोडियम क्लोराइड इज इक्वल टू 1 ग्राम ऑफ KCl। तो उसके बाद हम देखेंगे कि हमने जब KCl का कोई सोल्यूशन है उसको आइसोऑस्मोटिक बनाना है ब्लड प्लाज्मा के साथ, तो उसमें कितना हमने NaCl डालना है ताकि वो दोनों का मिक्सचर जो है वो आइसोऑस्मोटिक हो जाए। तो उसके लिए हम ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं, अमाउंट ऑफ NaCl रिक्वायर्ड कितना निकलेगा, और जितना वो निकलेगा उतना अमाउंट हम KCl के सोल्यूशन में, जो गिवन सोल्यूशन है उसमें डालेंगे और उस सोल्यूशन को आइसोटोनिक बनाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास क्लास 2 का पहला मेथड आता है वाइट विंसेंट मेथड। जैसे मैंने पहले बताया, वाइट क्लास 2 मेथड्स में हमारे पास क्या करना है, हमने पानी डालना है। क्लास 1 में हम NaCl डाल रहे थे, सोडियम क्लोराइड डाल रहे थे, क्लास 2 में हमने डालना है वाटर। इस मेथड में हम क्या करते हैं, वाइट विंसेंट मेथड में सबसे पहले हम क्या करेंगे, उस सॉल्यूशन में पानी डालेंगे ताकि वो आइसोटोनिक हो जाए। मान लो कोई सॉल्यूशन है हायर कंसंट्रेशन का है, 2% का है, तो उसको हम आइसोटोनिक बनाने के लिए उसमें कुछ अमाउंट ऑफ वाटर डाल दिया, मान लो 100 ml पानी डाल दिया, अब वो आइसोटोनिक हो गया। लेकिन हमें जो आगे उसको चाहिए, हमें 300 ml चाहिए वो सॉल्यूशन, तो हम क्या करेंगे, उसको और अमाउंट नहीं डालेंगे उस सब्सटेंस की, हम उसमें जो हमारा कोई भी पहले का बना हुआ आइसोटोनिक सॉल्यूशन होगा, जैसे 0.9% NaCl सॉल्यूशन है वो आइसोटोनिक होता है हमारे ब्लड के साथ, या 2% बोरिक एसिड है वो भी आइसोटोनिक होता है हमारे टीयर्स के साथ। तो इनमें से कोई एक सॉल्यूशन डाल देंगे ताकि उसका जो फाइनल वॉल्यूम है जो हमें चाहिए वो निकल के आए। सपोज हमें 200 ml पानी डाल के हमने अपने सॉल्यूशन को आइसोटोनिक कर लिया, किसी भी ड्रग का सॉल्यूशन था उसको हमने आइसोटोनिक कर लिया, लेकिन हमें फाइनल वॉल्यूम बनाना है 300 ml। तो हमने उसमें जो 100 ml बचा है उसमें पानी नहीं डालेंगे, या उसमें और ड्रग डाल के पानी डाल के नहीं उसको आइसोटोनिक बनाएंगे। हम क्या करेंगे, कोई और XYZ आइसोटोनिक सोल्यूशन लेंगे जो हमें पहले से पता है कि ये हमारे बॉडी के फ्लूइड्स के साथ आइसोटोनिक है, उसको उसमें मिक्स करेंगे। तो ये है वाइट विंसेंट मेथड। और इसमें हमने क्या करना था, वॉल्यूम ऑफ वाटर एडेड निकालना है। तो उसका फॉर्मूला है V इज इक्वल टू W इंटू E इंटू 111.1 111.1।
जिसमें V क्या है, वॉल्यूम ऑफ वाटर नीडेड टू मेक द सॉल्यूशन आइसोटोनिक, कितना वॉल्यूम हम पानी का डालें ताकि सॉल्यूशन आपका आइसोटोनिक हो जाए। W क्या है, गिवन वेट ऑफ ड्रग इन ग्राम्स, मतलब ये हमें गिवन होगा कि कितना हमें वेट डालना है। E क्या है, हमारे पास सोडियम क्लोराइड इक्विवेलेंट है जो एक फिक्स्ड क्वांटिटी है, और 111.1 इज अ कांस्टेंट। अब नेक्स्ट इसमें एक एग्जांपल कर लेते हैं। सपोज हमें 50 ml आइसोटोनिक सॉल्यूशन बनाना है 0.5 ग्राम ऑफ बोरिक एसिड का। 0.5 ग्राम बोरिक एसिड का वेट हमें गिवन है, फाइनल वॉल्यूम हमने 50 बनाना है। पहले हम क्या करेंगे, हम ये देखेंगे कि कितना वॉल्यूम हमें पानी का डालना पड़ेगा। ये तो फाइनल वॉल्यूम है 50 ml। पहले हम V इज इक्वल टू W इंटू E इंटू 111.1 का फॉर्मूला लगाएंगे। इसमें हम वेट ऑफ ड्रग या सब्सटेंस हो जाएगा हमारे पास 0.5 ग्राम्स। E हमारे पास गिवन है, बोरिक एसिड के लिए E है 0.5, तो 0.5 इंटू 0.5 इंटू 111.1 इज इक्वल टू 27.8 ml। मतलब जो वॉल्यूम हमें चाहिए पानी का इसको आइसोटोनिक बनाने के लिए, दैट इज 27.8 ml। बट अभी हमने देखा क्वेश्चन में हमें बोला गया कि 50 ml आइसोटोनिक सॉल्यूशन बनाना है। तो 50 ml बनाने के लिए हम क्या करेंगे, पहले इसको 50 ml में से सब्सट्रैक्ट करेंगे, मतलब 27.8 ml तो बन गया, तो बाकी का कितना वॉल्यूम बचा, फाइनल वॉल्यूम में से अगर माइनस करते हैं तो 22.2 ml। 22.2 ml अब हम इसमें क्या करेंगे, वाटर नहीं डालेंगे या बोरिक एसिड और वाटर का मिक्सचर नहीं डालेंगे, हम इसमें क्या करेंगे, कोई भी आइसोटोनिक सॉल्यूशन डाल देंगे। जैसे इसमें एग्जांपल दी गई है 0.9% NaCl की, उसी तरह से कोई और आइसोटोनिक सॉल्यूशन भी हम इसमें डाल सकते हैं ताकि फाइनल वॉल्यूम जो है वो हमारे पास 50 ml आ जाए। नेक्स्ट इज स्प्राउल्स मेथड। स्प्राउल्स मेथड सिमिलर है वाइट विंसेट मेथड के। इसमें V इज इक्वल टू W इंटू E इंटू 111.1 ले रहे थे हम। इसमें हम क्या करते हैं, हम इसमें फिक्स कर देते हैं, जो वेट ऑफ लेते हैं वो हम 0.3 ग्राम ले लेते हैं, वेट इज फिक्स्ड। स्प्राउल्स मेथड में क्या है, इट इज अ सिंप्लीफाइड वर्जन ऑफ वाइट विंसेट मेथड। इसमें 0.3 ग्राम हम लेंगे और उसका 1% सोल्यूशन बना लेंगे। अब उसी फॉर्मूले में अगर फिर से डालेंगे V इज इक्वल टू W इंटू E इंटू 111.1, तो आपके पास क्या आ जाएगा, V की वैल्यू आ जाएगी, W हमारे पास 0.3 है, E एक फिक्स्ड होगा, किस चीज का ले रहे हैं, कितने परसेंट सोल्यूशन है उसकी E वैल्यू फिक्स्ड होगी, ये तो पहले ही कांस्टेंट है। तो हमारे पास वॉल्यूम कितना हमें पानी का चाहिए वो आ जाएगा। तो दिस कंप्लीट्स आपके कैलकुलेशन के किस तरह से हम टोनिसिटी को एडजस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास मेजरमेंट ऑफ टोनिसिटी। मेजरमेंट ऑफ टोनिसिटी छोटा सा टॉपिक है, इसमें से कॉलिगेटिव मेथड तो आपने कर ही रखा है। दो मेथड्स आते हैं कि हमने मेजर करनी है टोनिसिटी की कितने परसेंट सोल्यूशन था, ये कितने परसेंट ये आइसोटोनिक है तो नहीं है, तो हाइपरटोनिक है या हाइपोटोनिक है तो कितना है। उसके दो मेथड्स हैं, फर्स्ट इज हेमोलिटिक मेथड, सेकंड इज कॉलिगेटिव मेथड। हेमोलिटिक मेथड में क्या करते हैं हमने पहले डिस्कस किया पिछले लेक्चर्स में कि एक ब्लड सेल लिया और उसमें उसको हमने एक सॉल्यूशन में रख दिया। अब वो ब्लड सेल कभी श्रिंक कर जाते हैं, कभी स्वेल कर जाते हैं, और कभी उसका वॉल्यूम जो है वो सेम रहता है, उसमें से कुछ वाटर का फ्लो बाहर अंदर नहीं होता है। वो क्यों होता है, क्योंकि उसकी कंसंट्रेशन डिफरेंस की वजह से। तो उसी तरह से हेमोलिटिक मेथड जो है वो भी बेस्ड है अपीयरेंस ऑफ आरबीसीज, मतलब हमारे जो रेड ब्लड सेल्स हैं वो जब हम उनको माइक्रोस्कोप के नीचे देखेंगे उनकी अपीयरेंस कैसी आती है उस पर डिपेंड करता है। जब हम अपने रेड ब्लड सेल्स को किसी भी सॉल्यूशन में डाल देंगे, हमें नहीं पता किस चीज का सॉल्यूशन है, कोई भी ड्रग सॉल्यूशन हो सकता है, तो उसमें डालने के बाद
हमें पता चलेगा कि हमारे ब्लड जो सेल्स थे क्या वो आइसोटोनिक हैं तो वो वैसे के वैसे रहे, या वो श्रिंक कर गए, या वो स्वेल कर गए। तो इस मेथड को बोलते हैं हेमोलिटिक मेथड। इसमें हम क्या करते हैं, हेमोक्रिट वैल्यू, हेमोक्रिट या कह लो कि वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ आरबीसीज इन ब्लड, मतलब हमारे ब्लड में कितने आरबीसीज हैं, वो कितना वॉल्यूम ले रहे हैं। ब्लड में सिर्फ आरबीसीज नहीं होते हैं, ब्लड में वाइट ब्लड सेल्स भी हैं और भी बहुत सारी चीजें हैं। तो उसमें से एक आरबीसीज का हमारे ब्लड बॉडी में, ब्लड में एक फिक्स्ड कंसंट्रेशन है। नॉर्मली ये जो है हमारे पास 40 to 50% प्रेजेंट होते हैं ब्लड में। मतलब ब्लड में अगर 100% एक ब्लड का सोल्यूशन लें तो उसमें से 40 से 50% हमारे पास आरबीसीज होंगे। अब हम क्या करेंगे इस मेथड में, दो कैपिलरी ट्यूब्स ले लेंगे, एक होगी ट्यूब ए, एक हो जाएगी ट्यूब बी। ट्यूब ए में हम क्या करेंगे, ब्लड डाल देंगे, उसको फिल कर देंगे और उसमें डाल देंगे हम 5 ml ऑफ 0.9% NaCl सोल्यूशन। जब 5 ml ऑफ NaCl सोल्यूशन डाल दिया कैपिलरी ए में, फिर हम क्या करेंगे, कैपिलरी ट्यूब बी लेंगे, उसमें भी क्या करेंगे, पहले ब्लड डालेंगे, ब्लड डालने के बाद 5 ml टेस्ट सोल्यूशन ले लेंगे। दो कैपिलरीज ली, एक में हमने क्या किया, पहले ब्लड डाला, ब्लड डालने के बाद आइसोटोनिक सोल्यूशन डाल दिया। उसके बाद हम क्या करेंगे, दूसरी कैपिलरी लेंगे विच इज ट्यूब बी, उसमें भी फिर से क्या करेंगे, ब्लड डालेंगे और 5 ml टेस्ट सोल्यूशन डाल देंगे। जब ये दोनों अलग अलग कैपिलरीज हो गई, दोनों को अलग अलग से हम सेंट्रीफ्यूज करेंगे। जब हम सेंट्रीफ्यूज करते हैं तो उससे क्या होता है कि जो हमारे ब्लड सेल्स हैं वो एक साइड पे इकट्ठा हो जाते हैं और फ्लूइड जो है वो अलग हो जाता है। तो अब हम क्या करेंगे, जो बाकी प्लाज्मा है या सीरम है वो सब अलग करने के बाद सिर्फ हमारे पास जो सेल का वॉल्यूम है वो आएगा। हम वो सेल का वॉल्यूम, वो कितना वो जगह ले रहे हैं, वो हम मेजर कर लेंगे। उसको बोलते हैं पैक्ड सेल वॉल्यूम, कि कितना वॉल्यूम वो जो सेल्स हैं वो कैपिलरी ट्यूब के अंदर ऑक्यूपाई कर रहे हैं, वो हम नोट कर लेंगे दोनों के लिए, ट्यूब ए के लिए भी और ट्यूब बी के लिए भी। उसके बाद हम देखेंगे दोनों के पीसीवी वैल्यू, पैक्ड सेल वॉल्यूम वैल्यू को हम कंपेयर करेंगे। अब अगर हमारी पीसीवी वैल्यू ट्यूब ए की, जिसमें हम जो हमारा आइसोटोनिक था, अगर पीसीवी वैल्यू ट्यूब ए की हमारी बराबर आ रही है पीसीवी वैल्यू ऑफ ट्यूब बी, तो इसका मतलब सॉल्यूशन इज आइसोटोनिक। और अगर हमारी पीसीवी वैल्यू जो ट्यूब ए की थी वो पीसीवी वैल्यू ट्यूब बी से ज्यादा आ रही है, इसका मतलब जो हमारा सॉल्यूशन है वो हाइपरटोनिक था, जिसकी वजह से सेल्स जो है वो श्रिंक कर गए। और श्रिंक करने की वजह से, श्रिंक क्यों करते हैं, हाइपरटोनिक होने की वजह से। हाइपरटोनिक का मतलब सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन का डिफरेंस था और जो सेल्स के अंदर का सॉल्वेंट था वो बाहर चला गया, उसकी वजह से सेल्स श्रिंक किए और पीसीबी वैल्यू कम हो गई। उसी तरह से अगर पीसीबी वैल्यू ट्यूब ए के सेल्स की कंपेयर टू पीसीबी वैल्यू ऑफ ट्यूब बी सेल्स के कम आ रही है, तो इट मींस सेल्स जो हैं, सॉरी सॉल्यूशन जो है वो हाइपोटोनिक था। और क्यों वैल्यू कम आई पीसीबी बी की, क्योंकि सेल्स में स्वेलिंग हो गई, उन्होंने पानी जो आप जिस सॉल्यूशन में रखा था उन्होंने पानी अंदर ले लिया और उसकी वजह से उसकी वॉल्यूम जो है वो बढ़ गई। ये है आपके पास हेमोलिटिक मेथड। नेक्स्ट आता है आपके पास कॉलिगेटिव मेथड। कॉलिगेटिव मेथड में हमने कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज की डिस्कशन पहले भी की है, जिसमें डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर है, ये सारी चीजें हैं। कॉलिगेटिव मेथड ये प्रॉपर्टीज हम उसकी कंसिडर करते हैं। उसमें सबसे पहले आता है हमारे पास बेस्ड अपॉन मॉलिक्यूलर concentration, next is based upon freezing point data, based upon sodium chloride equivalent, white विंसेंट मेथड एंड स्प्राउल्स मेथड। ये लास्ट के तीन हम कर चुके हैं। मॉलिक्यूलर कंसंट्रेशन वाला समझ लो कैसे होता है। हम क्या करते हैं, 1% मॉलिक्यूलर कंसंट्रेशन ले लेते हैं। मान लिया 1% मॉलिक्यूलर कंसंट्रेशन क्या होती है, मतलब 1 ग्राम उस मॉलिक्यूल का हमने
कितने 100 ml पानी में डालना है, उसको बोलेंगे 1% मॉलिक्यूलर कंसंट्रेशन। मान लो इसमें हम बोरिक एसिड के एग्जांपल ले लेते, बोरिक एसिड का मॉलिक्यूलर वेट 62 है, तो अगर हमें उसका 1% सोल्यूशन बनाना है तो वो कैसे बनेगा, 62 ग्राम्स इन 100 ml ऑफ सोल्यूशन। उसी तरह से नॉन आयनाइजिंग सब्सटेंस अगर ले लें जो आयंस नहीं रिलीज करता, तो उसके केस में क्या होगा, हमारे पास 1% मॉलिक्यूलर कंसंट्रेशन जो है वो उसमें डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट आएगा। मान लो कोई भी एक नॉन आयनाइजिंग सब्सटेंस है, उसको जब हम एक्वस सॉल्यूशन में डालते हैं, मतलब पानी वाले में डालते हैं, उसकी 1% कंसंट्रेशन हो, तो वो क्या करता है, फ्रीजिंग पॉइंट को डिक्रीज करता है टू -18.6 डिग्री सेंटीग्रेड। और फ्रीजिंग पॉइंट प्लाज्मा का कितना है, 0.52%। तो ये दोनों चीजों से हम निकालेंगे कि मॉलिक्यूलर कंसंट्रेशन प्लाज्मा की कितनी है। फॉर एग्जाम्पल इसमें हमने क्या किया, -18.6 क्या है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन ड्यू टू 1% मॉलिक्यूलर कंसंट्रेशन। अब अगर इसको सिंप्लीफाई इस तरह समझो, नॉन आयनाइजिंग सब्सटेंस था, एक्वस सॉल्यूशन लिया 1% मॉलिक्यूलर कंसंट्रेशन का, उसका डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कितना था, -18.6 डिग्री, और डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ब्लड का कितना है, -0.52 डिग्री। अब जब -18.6 डिग्री डिप्रेशन है फ्रीजिंग पॉइंट का, तो वो 1% मॉलिक्यूलर कंसंट्रेशन पे है। अगर 1 डिग्री सेंटीग्रेड डिप्रेशन हो तो उसकी कंसंट्रेशन कितनी होनी चाहिए, 1/-18.6। लेकिन हम देख रहे हैं आइसोटोनिक बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो जब -0.52 डिग्रीज हो तब कितनी होगी, -0.52 डिवाइडेड बाय 18.6 विच इज इक्वल टू 0.0279, जो ऑलमोस्ट 0.03% मोलर कंसंट्रेशन के बराबर है। तो इसलिए हम क्या कहेंगे, इससे हमें मोलर कंसंट्रेशन प्लाज्मा की पता चल गई जब हमारा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट था -18.6। तो इस मेथड से हमें पता चल जाता है उसकी मॉलिक्यूलर कंसंट्रेशन। नेक्स्ट कुछ फॉर्मूलाज हैं। फॉर नॉन आयनाइजिंग हमने निकाला 0.3 इंटू ग्राम मॉलिक्यूलर वेट आ जाएगा। उसी तरह से आयनाइजिंग के केस में क्या होगा, अगर हमें सब्सटेंस निकालना है तो 0.03 इंटू ग्राम मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ आयंस। कोई आइटम है, कोई कंपाउंड है, वो टूट जाता है, तो उसके केस में हमारे पास हम क्या करेंगे, डिवाइड बाय जितने आयंस में टूटेगा उससे डिवाइड कर देंगे। इसके आगे एग्जांपल आएगी। मान लीजिए हमारे पास ये बोरिक एसिड है, बोरिक एसिड का हमने निकालना है, नॉन आयनाइजिंग सब्सटेंस है, कितनी प्रोपोर्शन बोरिक एसिड की रिक्वायर्ड है, पिछले वाले फॉर्मूला में इसमें डाल के देखेंगे वेट बाय वॉल्यूम वाले में, तो आपके पास आ जाएगा 0.3% इंटू मॉलिक्यूलर वेट इज 62, मतलब 1.86। 1.86 बोरिक एसिड चाहिए हमें 100 ml आइसोटोनिक सॉल्यूशन बनाने के लिए। अब आगे एग्जांपल ले लेते हैं आयनाइजिंग सब्सटेंस की, सोडियम सल्फेट Na2SO4। ये किस में टूटेगा, Na पॉजिटिव एंड SO4 नेगेटिव में, SO4 नेगेटिव में। जब अब हम इसमें ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, वेट बाय वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस रिक्वायर्ड इज इक्वल टू 0.3 इंटू ग्राम मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ आयंस। अब हमने काउंट करने हैं इसमें नंबर ऑफ आयंस कितने हैं। जब इसको पानी में डालेंगे तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ आयंस कितने हो जाएंगे, Na2SO4, Na पॉजिटिव और SO4 नेगेटिव, मतलब 3 तरह के आयन चीजें हो गई हमारे पास। तो इसको हम 3 से डिवाइड करेंगे। टोटल नंबर ऑफ आयंस प्रोड्यूस्ड बाय सोडियम सल्फेट, सॉरी 2 हमारे पास आएंगे सोडियम के आयंस और 1 आएगा हमारे पास सल्फेट का आयन, तो 3 आयंस हो गए। इसको डिवाइड उसी फॉर्मूले में डालेंगे, 0.03 इंटू ये उसका मॉलिक्यूलर वेट है सोडियम सल्फेट का 148 डिवाइडेड बाय 3 विच इज इक्वल टू 1.48, मतलब 1.48 ग्राम ऑफ सोडियम सल्फेट हमें चाहिए टू मेक 100 ml ऑफ आइसोटोनिक सॉल्यूशन।